सब लोग वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग एक्सप्लोरर। जैसा कि नाम से आपको दिख ही रहा है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9वीं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 10वीं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 11वीं 12वीं में भी इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी हमारे कंपटीशन सरकारी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होंगे उन सब में ये टॉपिक बहुत कॉमन है। ठीक है, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सीईटी हो, कुछ भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक इसका पार्ट 1 लेंगे, जिसमें बेसिक चीज़ें हम समझेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं बच्चों, गणित जो है ना, आप सब बच्चों को, कईयों को लगता होगा कि गणित बहुत उलझन भरा सब्जेक्ट है। ठीक है, गणित काफ़ी उलझन भरा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसमें समझते नहीं है कुछ, क्योंकि कम से कम उन लोगों के लिए तो होता है जो इसे नहीं समझते कि गणित क्या है। ठीक है ना, और ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। तो क्या होता है बेटा, गणित की ये बात है कि आपको ये समझने के लिए कुछ शब्दावली सीखनी पड़ती है। गणित को आपको अगर अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको एक अच्छे से उसकी शब्दावली समझनी पड़ेगी। जैसे संख्या क्या है, किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, और प्रत्येक प्रकार की विशेषता क्या होती है संख्याओं की, कि कौन सी संख्या क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। संख्याएं सिर्फ गणितीय प्रतीक होते हैं जिसका उपयोग हम गिनने और मापने के लिए करते हैं। लेकिन सभी संख्या क्या एक जैसी होती हैं? होती है क्या एक जैसी? लेकिन सभी संख्या एक जैसी नहीं होती। उदाहरण के लिए वास्तविक संख्याओं की जो प्रणाली होती है उनके बारे में सोचिए। ठीक है, अगर वास्तविक संख्या हो सकती है तो क्या नकली संख्याएं भी हो सकती हैं? वास्तविक नाम से पता चल रहा है कि रियल नंबर्स, मतलब वास्तव में कोई संख्या होती है या फेक भी कोई संख्या होती है। ठीक है, खैर जो भी है, वास्तविक काल्पनिक संख्या जो भी होती हैं, इसको हम इसी चैप्टर में इसी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या प्रणाली क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या प्रणाली क्या होती है। संख्या प्रणाली को हम अंक प्रणाली भी बोलते हैं। तो संख्या प्रणाली या अंक प्रणाली संख्याओं को नाम देने या दर्शाने की प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि एक संख्या एक गणितीय मान है जो वस्तु को गिनने या मापने में मदद करती है, और ये विभिन्न गणित गणनाओं को करने में भी मदद करती है। ठीक है ना, तो इस वाले पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि हम गणित की संख्या प्रणाली क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, गणित में संख्या प्रणाली क्या होती है। गणित के अंदर जो होती है ना, संख्या प्रणाली क्या होती है। संख्या प्रणाली को संख्याओं को व्यक्त करने के लिए लिखने की प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं। संख्या प्रणाली को क्या करते हैं, संख्याओं को कैसे लिखते हैं। ठीक है, वो उसका तरीका बताया जाता है कि संख्याओं को हम कैसे लिखा जाता है। ये किसी भी दिए गए सेट की संख्याओं को अंकों या अन्य प्रतीकों का प्रयोग करके सुसंगत तरीके से दर्शाने के लिए गणितीय संकेतन है। मतलब कोई भी अपन कोई भी वैल्यू लेते हैं, आप उस वैल्यू को कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसका मान क्या है, तो हम वो सब इसी में प्रणाली में ही आता है। ठीक है ना, जैसे प्रत्येक संख्या एक अनूठा प्रतिनिधित्व करती है और आंकड़ों की अंकगणितीय और बीजगणितीय संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। ये हमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे अंकगणितीय संचालन करने भी अनुमति देती है। इसमें हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं। ये सब क्या है, संख्या प्रणाली का ही पार्ट है। किसी संख्या में किसी भी अंक का मान निम्नलिखित द्वारा निर्धारित होता है। किस किस के द्वारा? पहला अंक कौन सा है, और उस संख्या में उसका स्थान क्या है। ठीक है, और उस संख्या का आधार क्या है। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस पार्ट में चर्चा करेंगे। चलो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होती है संख्या क्या होती है। संख्या पद्धति तो हमने देख ली कि संख्या पद्धति क्या होती है। अब संख्या पद्धति में संख्या क्या होती है, कौन बताएगा? संख्या एक अंकगणितीय मान है। संख्या क्या है? एक अंकगणितीय मान है जिसका उपयोग मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, 3 ले ली, 3 ले ली। ठीक है, तीन तीन ले ली हमने, 3 मीटर ले लिया, 3 लीटर ले लिया। ठीक है ना, 3 किलोग्राम ले लिया, 3 ग्राम ले लिया। ठीक है ना, तो ये क्या दर्शा रही है? अंगणितीय मान, कि किसी भी चीज़ की लंबाई 3 मीटर है। ठीक है, किसी की कैपेसिटी दर्शा रही है। ठीक है, किसी का मास दर्शा रही है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, अंगणितीय मान दर्शाती है एक संख्या किसी का। ठीक है ना, इस प्रकार संख्या एक गणितीय अवधारणा है। इसका प्रयोग गिनने, मापने और चिन्हित करने के लिए किया जाता है। संख्याएं क्या होती है, गणित का नींव होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर संख्या नहीं होती तो गणित कैसे बनती। तो गणित संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, गणित की नींव बोलते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कितनी संख्याएं होती है। आप देखो कितनी संख्याएं होती हैं। देखो, सबसे पहले संख्या होती है प्राकृत संख्या होती है, फिर होती है पूर्ण संख्याएं होती हैं, फिर होती है पूर्णांक संख्याएं, फिर अभाज्य संख्याएं, फिर होती है भाज्य संख्याएं, फिर होती है बच्चों सहभाज्य संख्याएं, फिर वास्तविक संख्याएं, फिर परिमेय संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद मिश्रित संख्याएं, उसके बाद काल्पनिक संख्याएं।
ठीक है, ये होती है सारी संख्याएं। इनको आप अच्छे से देख लो, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद सबसे पहले हम नंबर आता है रियल नंबर्स का, मतलब वास्तविक संख्याओं का, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, बताओ वास्तविक संख्या क्या होती है। वो संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया जा सकता है, वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। जैसे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं ना, ये नंबर लाइन होती है, यहाँ हम 0 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 जितना आगे लिखते जाते हैं, -1 -2 -3, इधर माइनस का टर्म चलता है, इधर प्लस का। तो ऐसी संख्या जिनको हम इस नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, वो क्या होती है, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं मूल रूप से वे सभी संख्याएं होती है जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। मतलब आपको बोला जाए कि आप कोई संख्या बोलो तो आप कुछ भी सोच लो, चाहे 1 सोच लो, तो 55 सोच लो, 50 सोच लो, 100 सोच लो, तो ये सब क्या है, इनके बारे में आप सोच सकते हो। तो ये सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। इनमें शून्य के दाईं ओर स्थित धनात्मक संख्याएं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या शामिल है। ये शून्य है तो इसके क्या होता है, शून्य के दाईं ओर क्या होती है, दाईं ओर सारी धनात्मक संख्याएं हैं, सब धनात्मक, सारी धनात्मक है। और जो बाईं ओर क्या होती हैं, सारी ऋणात्मक संख्याएं होती है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक आदि शामिल है। तो जितनी भी जो संख्या में अपन ने अभी पढ़ी थी ना, दिखाई थी मैंने, वो सब क्या मिलकर एक क्या बनाती है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है बच्चों। अब उसमें सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। रियल नंबर के बारे में समझ गए। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याओं का जो सभी संख्याएं जिसमें शामिल होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारे पास प्राकृत संख्या। अब देखो बच्चों, प्राकृत संख्या को हम n से लिखते हैं। अब कोई ना कोई नंबर संख्या को हमें नाम तो देना पड़ेगा ना, तो हमने उसके लिए एक n नाम दे दिया। n क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना, तो उसको हमने n नाम दे दिया। अब देखो प्राकृत को हम प्राकृतिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक भी बोलते हैं। तो देखो अब प्राकृतिक इसको नाम क्यों दिया गया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप अपने मन में मुझे बताओ, कोई नंबर बताओ, संख्या बताओ, तो आपके मन में कहाँ से स्टार्ट होगा। मैं बोलूँगी आपको कि आप है ना काउंटिंग करो, गिनती गिनो, तो आप स्टार्ट कर दोगे 1 2 3 4 5 से, यहाँ से स्टार्ट करोगे। मतलब ये बेसिक चीज़ है। किसी को भी अपन बोलते हैं ना कि बेटा आप गिनती सुनाओ, तो वो 1 2 से स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब वो प्राकृतिक तौर पर आपके मन में से आती है, ठीक है ना। मतलब आप अपने आप उन संख्याओं को बोलने लग जाते हो, तो वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या वे सभी धनात्मक गिनती की संख्या होती हैं जो प्राकृतिक संख्या का समूह बनाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जितनी भी संख्या वो ये क्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, जो कि अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है, ये होती है प्राकृतिक संख्या। अब इसमें सबसे पहले देखो, प्राकृत संख्या को हम n से लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, जो सबसे पहले आ रही है ना, कहाँ से आ रही है, 1, तो ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं खोज सकते क्योंकि ये अनंत तक जाती है, तो हमने ये छोटी प्राकृत संख्या हम नहीं खोज सकते, ठीक है। अब देखो आ गई प्राकृत संख्या समझ में। अब दूसरी टाइप की संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको हम वैसे पूर्णांक भी बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक भी बोलते हैं, पूर्ण संख्या एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या को हम कैसे लिखते हैं, W से। क्यों, इसको हम होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको हम W से लिखते हैं। तो ये क्या होती है, यदि हम प्राकृतिक संख्या को शून्य से शुरू कर दे तो इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या के जितनी 1 से स्टार्ट होती है, इसके जस्ट पहले अगर हम शून्य लगा दें तो ये सब क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या, ठीक है। ये भी अनंत तक जाती है, ठीक है। इसको हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं, बस इतना ही अंतर है दोनों में, ठीक है। अब देखो इसके कुछ नोट देखो, सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। जितनी भी प्राकृत संख्या हमने पूरी पढ़ी ना, उनको हम पूर्णांक, मतलब पूर्णांक को हमने क्या बोला, पूर्ण संख्या। पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। तो देखो जैसे W हमने ली यहाँ पर पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5, अनंत तक जाती है। और ऐसे ही प्राकृत संख्या को हमने लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा, ये भी अनंत तक जाती है। अब देखो इस जो पूर्ण संख्या है ना, इसके अंदर क्या प्राकृत संख्या आ रही है, आ रही है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या 1 से। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना, तो जितनी भी पूर्ण संख्या होती है उसके अंदर क्या होती है, प्राकृत संख्या समाहित होती है, ठीक है। पर प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या समाहित नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है, सभी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं,
ठीक है ना। जितनी प्राकृत संख्या ना इनको हम बोल सकते हैं क्योंकि ये पूर्ण संख्या के अंदर समाहित है, इसलिए हम इनको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। अब बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। प्राकृत संख्या सबसे छोटी कौन सी थी? 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट है 0, ठीक है ना। सबसे बड़ी इसमें भी खोजना मुश्किल है क्योंकि ये भी अनंत तक जाती है, ठीक है। यदि शून्य को पूर्णांकों से हटा दिया जाए तो शेष बची हुई संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत। अगर हम इस पूर्ण संख्या से 0 को हटा दें तो बची हुई क्या कहलाएगी संख्या? है प्राकृत संख्या। आया बच्चों समझ में? अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखो यहाँ पर ये नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम देखो ये हैं कुछ हमारे हिंदू सिस्टम के जो नंबर सिस्टम है ना, तो वो न संख्या जो हिंदू में लिखी जाती है, हिंदू नंबर सिस्टम में लिखी जाती है। कौन कौन सी? जैसे ऐसे लिखते हैं ना अपन, देखो मैथ्स में तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको हम हिंदू नंबर सिस्टम में ऐसे भी लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब हर एक चीज़ का लिखने का तरीका क्या अलग होता है। इंग्लिश में हम अलग तरीके से लिखते हैं, हिंदी में अलग लिखते हैं, ठीक है, हिंदू सिस्टम में अलग लिखते हैं। सेम वैसे ही रोमन नंबर में भी हम संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं देखो यहाँ पर कैसे लिख रखा है। 1 को हम लिखते हैं I, 2 को डबल I, 3 को ट्रिपल I, 4 को IV, 5 को V, 6 को VI, ऐसे करके 10 100 1000 तक हम रोमन नंबर भी संख्याओं को लिखते हैं। आया बच्चों समझ में? तो नौ संख्याओं को कैसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 9 अब देखो बच्चों प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन 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 सी होती है वो देखते हैं। चलो प्राकृत संख्या में सबसे पहली संख्या देखो, अभी प्राकृत संख्या क्या पढ़ी थी? जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। उसके बाद उसमें आता है सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। मतलब 0 2 4 6 8 ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई नंबर क्या होता है? 0 हो या तो वो 2 हो या फिर वो 4 हो या वो 6 हो या वो 8 हो। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण पे दे रखा है, जैसे 40 है, 40 के अंत में क्या आ रहा है? 0, तो ये क्या हो गई? एक सम संख्या। ऐसे ही 572 है, इसके अंत में क्या आ रहा है? 2, तो ये क्या हो गई? सम संख्या, ठीक है। ऐसे ही 684 जो दे रखा है इसके अंत में क्या आ रहा है? 4, तो ये क्या हो गई? सम संख्या। और 68 है, इसके अंत में 8 आ रहा है, तो ये क्या हो गई? सम संख्या। तो ये सारी क्या हो गई? सम संख्या। ऐसी संख्या जिनके एंड में 0 4 2 4 6 8 आता हो, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है? सम संख्या। उसके बाद क्या बोल सकते हैं अपन? सबसे पहले दो क्रमिक सम संख्या, दो क्रमिक सम संख्याओं, दो क्रमिक सम संख्याओं के बीच हमेशा 2 का अंतर होता है। माना हमने लगातार, क्रमिक का क्या मतलब होता है? लगातार। जैसे सबसे पहली सम संख्या है 2, फिर उसके बाद 3 आता है जो कि विषम है, उसके बाद आता है 4, फिर आता है 6, फिर आता है 8, ठीक है ना। ऐसी सम संख्या है जो क्रमिक रूप पे चलती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, ठीक है ना, वो होती है क्रमिक। तो ऐसे दो क्रमिक सम संख्याओं के बीच का हमेशा अंतर क्या होता है? 2। जैसे यहाँ 4 से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। फिर 6 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। 8 से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। ऐसे करके यही लिखा हुआ है, दो क्रमिक सम संख्याओं के बीच हमेशा 2 का अंतर होता है, ठीक है ना। यहाँ देखो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। माना दो सम संख्या है, माना दो सम संख्या कौन कौन सी है? कोई सी भी ले लो आप, तो कोई सी भी ले लो। जैसे ये मैंने यही ले लो, 2 और 4, इन दोनों का जो सम हम करेंगे तो क्या आएगा? 6, ठीक है। तो दो सम संख्याओं का योग होता है ना, हमेशा सम होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है ना। उसके बाद है दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है, ठीक है। फिर दो सम संख्याओं का अंतर हमेशा सम संख्या होता है, वही सेम है। 2 4 6 8 है, तो दो संख्या का अभी योग किया था, अब हम क्या करेंगे? अंतर। तो 4 - 2 क्या होता है? 2, ठीक है। 6 - 4 क्या होता है? 2, ठीक है ना। ऐसे ही 8 - 6 क्या होता है? 2। तो ये क्या हो गया? अंतर भी करने पर इसमें सम संख्या आ रही है, ठीक है ना। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? सम संख्या होता है। नाउ देखो नेक्स्ट है, सभी सम संख्या 2 से भाज्य होती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सम संख्या होगी, कोई भी ले लो आप, तो कोई भी
कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने 12 ले ली, ये एक सम संख्या है, ये क्या होगी 2 से डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। तो जैसे इसको हम 2 का भाग देंगे इसमें तो ये पूरा पूरा जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है ना। तो सभी सम संख्या 2 से भाज्य होती है, 2 की गुणज भी होती हैं। वही सेम हम अगर किसी सम संख्या को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई सम संख्या से करते हैं तो वो आंसर भी उसका क्या आता है, सम संख्या, ठीक है। भाज्य भी होती है और गुणज भी होती है। आ गया बच्चों समझ में। अब इसके बाद क्या होती है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो होती है जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 आता है। जैसे अभी वहाँ पर सम संख्या में क्या था, जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वैसे ही विषम संख्या में ऐसे नंबर जिनका इकाई अंक 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, ठीक, वो सब क्या कहलाती हैं, विषम संख्या। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है ना, 51 में इकाई अंक में 1 आ रहा है, 581 में 1 आ रहा है, 733 में 3 आ रहा है, ऐसे करके बहुत सारे अनंत एग्जाम्पल, आप कितने भी ले लो, आपको ये पता चल जाएगा कौन सी सम होती है कौन सी विषम। उसके बाद अब इसके अंदर ध्यान देने की बात है, सबसे पहले 2 क्रमिक विषम संख्याओं के बीच हमेशा 2 का अंतर होता है। अब देखो ये विषम संख्याएँ हैं, क्रमिक वही क्रमिक जो होता है ना, लगातार आने वाली है, लगातार आ रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अब देखो इन दोनों का जो क्या होगा, हमेशा अंतर, जैसे 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। 7 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। 9 में से अगर 7 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2। ऐसी सम संख्या, ऐसी क्रमिक विषम संख्याओं के बीच हमेशा 2 का अंतर होता है, ठीक है, 2 का अंतर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने और भी एग्जाम्पल ले रखे हैं, समझ में आया बच्चों ना। दूसरा पॉइंट है, 2 विषम संख्या गुणनफल हमेशा विषम होता है। अब इनमें से किसी भी 2 संख्याओं को गुणा कर दो, जैसे मैंने कर दिया 3 गुणा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये भी क्या आई पाई हमें, विषम संख्या, ठीक है। गुणा करने पर भी अगर किसी 2 विषम संख्याओं को हम गुणा करते हैं ना तो भी हमें विषम संख्या मिलती है। उसके बाद 2 विषम संख्याओं का योग, अब किसी 2 विषम संख्या, वही 3 ले लो, 3 और 5 का योग क्या होगा, सम संख्या होगी। ये याद रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना, 2 विषम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होती है, ये चीज़ें याद रखना। जैसे कंफ्यूज मत होना, कल को आप कर दो कि 2 संख्याओं का योग भी विषम संख्या होती है, नहीं, 2 सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 विषम संख्याओं का अंतर, हमेशा अंतर भी क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे 5 में 2 गए, 3 गए, 2 बचे, ठीक है ना, तो ये भी सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद किसी विषम और सम संख्या के गुणनफल से हमेशा सम संख्या मिलती है। अगर मान ले हम किसी विषम को, मान लो विषम मान लो अपन 3 मान लो, और सम मान लो हमें 2 ले ली, तो इसका गुणनफल क्या होगा, सम होगा। ये 3 पॉइंट है, कंफ्यूज मत होना, कल को आप विषम संख्या सोच के विषम ही कर दो आंसर। 2 विषम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या को मिलाकर जो गुणा करते हैं उनका आंसर क्या आता है, एक सम संख्या आती है, ठीक है। नाउ विषम संख्या और सम संख्या योग से विषम संख्या मिलती है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, विषम संख्या। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक सम संख्या, एक सम संख्या एक विषम संख्या, जैसे 2 कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल में 85 है और दूसरी संख्या है 12 है, ठीक है। तो ये तो हो गई सम संख्या, ये हो गई विषम संख्या। तो एक सम संख्या एक विषम संख्या में से बड़ी संख्या में छोटी को घटाएं। अब बताओ इन दोनों में से बड़ी है 85, कोई सी भी हो सकती है, सम भी बड़ी हो सकती है, विषम भी बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ मैंने एग्जाम्पल में एक बार विषम बड़ी ली है, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे तो क्या मिलता है हमें, विषम संख्या। जैसे 85 में से मैंने अगर 12 को माइनस कर दिया तो हमें मिलता है 73, जो कि एक विषम संख्या है, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। नाउ देखें नेक्स्ट संख्या। अब नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या है, अभाज्य संख्या। अब बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या होती है अभाज्य संख्या, वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या विभाजित नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका क्या मतलब है, ऐसी संख्याएं जिनके जो फैक्टर होते हैं ना, या तो वो खुद होता है या फिर 1 होता है उसमें। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिए 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। जैसे मैंने 2 का हमने विभाजित किया, फैक्टर लिया, तो 2 1 ज़ा 2, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 गुणा 1, ठीक है। तो ये क्या है, 2 क्या है, या तो अपनी टेबल में खुद में आ रहा है, 2 क्या खुद की टेबल में आ रहा है 1 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या। उसके बाद 3 ले लो आप, 3 भी क्या खुद की टेबल में ही आता है,
ठीक है। 5 भी खुद की टेबल में आता है, 7 भी। ऐसे संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइडेड होती हैं, खुद की टेबल में आती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है। उनके फैक्टर क्या होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 2 का, अब जैसे और भी देख लो, और कौन से, 13 ले लो, 13 को करो, 13 की टेबल में ही आता है, तो कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर ही हैं इसके भी। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, बहुत सारी होती है, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं। हम 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं निकालते हैं तो कौन कौन सी होती हैं? 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20। टोटल कितनी होगी? 9। तो 1 से लेकर 25 तक में कितनी कुल अभाज्य संख्या होती है? 9 संख्याएं होती है। ठीक है। फिर 26 से 50 में के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6। कौन कौन सी? 29, 31, 37, 41, 43, 47। टोटल हो गई 6। ऐसे ही 51 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये सब क्या हो गई? टोटल। तो एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 26 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, या 1 से 100 के बीच कितनी होती है, या 1 से 50। तो एग्जाम में आपसे कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है कि टोटल बताओ, या फिर संख्याओं के कौन कौन सी संख्या होती है वो बताओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, अच्छे से समझो उसको। अब देखो, 1 से 25 पढ़ी, 26 से 50 पढ़ी, 51 से 100 पढ़ी। ये आप लर्न भी कर सकते हो, खुद सॉल्व भी कर सकते हो। उसके बाद अब हम डायरेक्ट, अगर मैं पूछूं 1 से 50 तक के बीच में कितनी होती है, तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 9 + 6 = 15। तो 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। ऐसे ही 1 से 100 के बीच में कितनी होती है? इन तीनों को प्लस कर दो, 9 + 6 + 10, तो 25। ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। आया बच्चों समझ में? नाउ देखो, सबसे पहले देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 से ही होती है। ठीक है, क्योंकि 2 से ही स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? 2। और ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या, बाकी तो सब विषम होती है, ये एकमात्र सम विभाज्य संख्या। याद रखना, ये पॉइंट आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। फिर एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही संयुक्त संख्या है, मतलब ना ही ये भाज्य संख्या है। एक को ना तो हम अभाज्य बोलेंगे और ना ही इसको भाज्य बोलेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में आ जाए तो। ऐसी कौन सी संख्या जो ना तो अभाज्य और भाज्य होती है? एक। ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों, एक संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, दोबारा एक बार रिकॉल कर लो। एक संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वो स्वयं। मैंने यहाँ देखो, 5 के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 5। ठीक है। 7 के 1 और 7। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद आता है भाज्य संख्या। अब क्या आती है? भाज्य संख्या। अभी हमने अभाज्य पढ़ी है, भाज्य क्या होती है? भाज्य क्या होती है? जितने भी अभाज्य होती है, उसके अलावा जो भी बचती है वो सब क्या होती है? भाज्य। मतलब उसके अंदर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड है? 1, 2 और 3, मतलब 2 × 2 × 1। सेम ऐसे ही 8 ले लेंगे, तो 8 में कितने गुणनखंड है? 1, 2, 3, 4। 2 × 2 × 2 × 1, ये क्या है? 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो ये भी क्या हो गई? एक भाज्य संख्या। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये तो मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल छोटा सा तौर पे बताया है, सिंपल समझाने के लिए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, वो हम आगे करेंगे। ठीक, आया बच्चों समझ में? भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद कौन सी संख्या आती है? सहअभाज्य संख्या। कौन सी आती है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 35 का। 35 में कितने फैक्टर हैं? 5 × 7 × 1। और 39 के कितने? 13 × इनमें क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। केवल किस चीज़ को छोड़कर? 1 को छोड़कर। ठीक है, केवल 1 को छोड़ के और कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स।
ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, केवल वन ही कॉमन फैक्टर है, एक ही सामान्य गुणक है, ठीक है, और कोई सा भी नहीं है। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, सहभाज्य संख्या। आए बच्चों समझ में? नाउ देखो अब सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं सहभाज्य होती है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जितने भी प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 है ना, अनंत तक जाते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, 1 से 100 तक कितने होते हैं, अभी बताया था 25, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, सभी प्राइम नंबर जितने भी 1 से 100 तक, या मान लो कोई भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर है वो क्या है, को प्राइम भी होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम भी होते हैं, और उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे ये 2 क्या है ये भाज्य संख्या, इसका अगर हम फैक्टर लेंगे, 2 का लिया हमने और फिर 3 का लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सहभाज्य संख्या है, ज़रूरी नहीं भाज्य, बल्कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सहभाज्य संख्या वो भाज्य। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया, जैसे 4 है और 9 है, ये दोनों क्या है, ये 2 नंबर हैं, ये क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है ये दोनों, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका केवल एक ही सामान्य गुणक है। जैसे इनके फैक्टर हम ले लो, 4 के ले लो, ऐसे ही 9 को ले लो। अब देखो इन दोनों का हमने गुणनखंड लिया, तो बताओ इनमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यहाँ 2 2 है, ये 3 3, केवल एक ही कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 1, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल आ रहा है 1। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो जितनी भी सहभाज्य संख्या, जरूरी नहीं है भाज्य हो, कोई जरूरी नहीं है जितनी भी सहभाज्य संख्या होती है अभाज्य हो, ठीक है। ये 4 और 9 क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर आया जो कि है 1, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल होंगे जो अपन आगे सवालों में करेंगे, यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे करना बता रखा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एक किसी भी संख्या के साथ सहभाज्य होता है। एक क्या होता है, एक किसी भी संख्या के साथ सहभाज्य होता है, ठीक है। वो तो है ही, जितने गुणनखंड लेंगे उसमें एक तो आएगा ही ना, तो एक तो सब में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2 सहअभाज्य संख्याओं का योग, अगर मान ले कोई 2 संख्याएं हैं, माना कोई 2 सहअभाज्य संख्या है, कोई सी भी ले लो, मैंने अभी ऊपर कौन सी ली थी, कौन सी ले रखी थी, कोई सी भी ले लो बच्चों। कोई 2 सहअभाज्य संख्याओं का जो योग होता है ना, उनके गुणनफल के साथ सहअभाज्य होता है। 2 सहअभाज्य संख्याओं का योग, जैसे मैंने यहाँ 2 और 3 ले लिया, ठीक है, इनका योग होता है 5, ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 6, ठीक है। इन दोनों को गुना करने पर 6 आया, जोड़ने पर 5 आया। अब इनके हम गुणनखंड ले लो, 2 3 जा 6। अब देखो क्या बोल रहा है, 2 सहअभाज्य संख्याओं का योग, 2 सहअभाज्य संख्याओं का योग जो आता है ना, वो इनके गुणनफल के साथ क्या होता है, सहअभाज्य। मतलब अगर हम इसके योग के जो आंसर को और गुना के आंसर को अगर अपन उनका गुणनखंड लें, तो वो क्या, दोनों क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य। जैसे यहाँ पर 6 और 5 क्या हो गए, सहअभाज्य, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर। आया बच्चों समझ में, ठीक है। 9, ये था बच्चों हमारा आज का चैप्टर, जो भी था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के नाम पर, जो कि जिसमें कितने टाइप की संख्याएं होती, कौन कौन सी होती, उनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। ऐसे और अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए संख्या पद्धति के ऊपर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट करो आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप मुझे कमेंट करोगे, मैं सबका जवाब दूंगी, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है। आपको, मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर, ये पार्ट, जो चैप्टर का पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्द से जल्द करना, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।